ओके, हम शुरू करते हैं। मैं वापस आपको ये क्या मैं आपको वापस वहाँ पे लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि आपकी किताब जो है वो थोड़ा सा ऐसे लिख रही है कि में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो देखिए, लेट्स ओके, सो देखिए ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी हुई है, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या हो गया, ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ साई है। साई की जगह पे मैंने आर एन एल वाई एल एन लिखा हुआ है। देखिए, एक दफ़ा हम दोबारा देख लें। ठीक है, ये एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m 1/r, और पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल आर स्क्वायर। आर आर बेहतर होता है कि अंदर चला जाता है, क्योंकि ये ऑपरेटर पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी हुई है इस पर अप्लाई होगा। और प्लस एल स्क्वायर ओवर 2m r स्क्वायर। साई की जगह पे मैंने आर एन एल वाई एल एम लिखा है, प्लस वी आर टाइम्स आर एन एल वाई एल एम इक्वल्स टू आर एन एल वाई एल एम। ठीक है, अच्छा, अब देखिए क्या हुआ कि ये जो ऑपरेटर है, ये चूंकि आर यानी रेडियल ऑपरेटर है, तो ये जो वाई एल एम के ऊपर तो अप्लाई नहीं हो सकता, वो सिर्फ आर और आर एन एल पे अप्लाई होगा। इस वजह से वाई एल एम निकल के बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से ये एल स्क्वायर जो है, वो चूंकि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, वो आर एन एल पे अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ वाई एल एम पे अप्लाई होगा, तो आर एन एल बाहर निकल के आ जाएगा। और ये तो सिंपल है, स्केलर ऑपरेटर है, तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये इसके साथ ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन को 2mr स्क्वायर से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे नीचे आर है, वो आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल होगा, तो यहाँ से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आर ओवर आर एन एल पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल आर स्क्वायर आर एन एल। ठीक है, प्लस मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो मैंने एक साथ कर दिया, वो 2mr स्क्वायर वी माइनस ई हो गया, प्लस एल स्क्वायर टाइम्स वाई एल एम ओवर वाई एल एम इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने एक काम और किया है, इस पूरी इक्वेशन को मैंने आर एन एल टाइम्स वाई एल एम से मैंने डिवाइड भी किया है। उस वजह से क्या होगा कि यहाँ से ये जो वाई एल एम एक्स्ट्रा लिखा हुआ था वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ये जो आर एन एल है वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह ये जो वाला हिस्सा था, इसमें चूँकि आर एन एल वाई एल एम दोनों शामिल थे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो वो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और चूँकि मैंने इसको 2mr स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया था, तो वो मैंने क्या किया कि ये 2mr स्क्वायर वी के साथ लिखा, और ई को भी मैं इस तरफ ले आया। ठीक है, और इन दोनों से आर एन एल वाई एल एम कैंसिल हो गया, तो 2mr स्क्वायर वी माइनस ई प्लस। अच्छा, यहाँ पर चूँकि आर एन एल ऊपर लिखा हुआ था, तो वो चूँकि मैंने यहाँ डिवाइड किया, तो आर एन एल कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर वाई एल एम ओवर वाई एल एम बच गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, आप आपकी किताब ये इसको इस तरह का आर्गूमेंट करती है कि ये पूरा हिस्सा, यानी कि अगर मैं इसको वापस जाऊँ और इसको मैं किसी दूसरे कलर से आपको आपको बताना चाहूँ, एम्फोसाइज करने के लिए, तो आप इसको इस तरह समझिए कि इतना हिस्सा जो है ये बेसिकली रेडियल वेव पार्ट है, क्योंकि ये वो पार्ट है जो कि सिर्फ आर पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो पार्ट है ये बेसिकली एंगुलर पार्ट है। ठीक है, अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमें ये बात मालूम है कि ये जो एल स्क्वायर, और हम यहाँ पे ये हम इसको इस तरह रिकॉल करें कि हमें मालूम है कि एल स्क्वायर जो वाई एल एम के ऊपर लगता है, यानी कि वी नो दैट व्हेन एल स्क्वायर अप्लाइज ऑन वाई एल एम इट गिव्स अस एल टाइम्स एल प्लस वन टाइम्स एच का स्क्वायर टाइम्स वाई एल एम। ठीक है, ये हमें हमें मालूम है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, और जब ये यहाँ पर यानी कि हम इस पूरी चीज़ को इसके साथ हम जो रिप्लेस कर सकते हैं, और आप ये देखिए कि रेडियल पार्ट प्लस सर एंगुलर इसमें पार्ट। एच का स्क्वायर कहाँ गया? क्या चीज़? हाँ, एच का स्क्वायर है। सर एच का स्क्वायर। बिल्कुल है, वो मुझे कहीं पे फिट करना पड़ेगा। अ, उसका इतना बड़ी कि मैं आपको बताता हूँ, एच का स्क्वायर, ओ ओके, एच का स्क्वायर यहाँ हो गया, मैं आपको बताता हूँ। एच का स्क्वायर यहीं पर लगा हुआ है, ये
ये एच कट स्क्वायर मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैंने अभी कोई चीज़ प्ले नहीं की है, ठीक है। तो ये एच कट स्क्वायर अभी भी इस वाले पार्ट के साथ लगा हुआ है, ठीक है। जो आर्गूमेंट है वो ये है कि देखिए हमें मालूम है कि एल स्क्वायर जब इसके ऊपर लगेगा तो वो हमें एल टाइम्स एल प्लस वन एच कट स्क्वायर देगा, ठीक है। अब ये यानी कि और इक्वेशन हमें बता रही है कि रेडियल पार्ट प्लस एंगुलर पार्ट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब है कि अगर हमें एंगुलर पार्ट से एल इंटू एल प्लस वन टाइम्स एच कट स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब है कि रेडियल पार्ट की भी ये जो पूरी चीज़ है, यानी कि दिस whole contribution should give me L into L plus 1 L into L plus 1 h कट स्क्वायर माइनस के साथ, क्योंकि जब मैं ये चीज़ इसके साथ ऐड करूँगा तभी तो मुझे जो है वो ज़ीरो मिलेगा ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इसके साथ मिलके मुझे ज़ीरो दे रही है, ठीक है। बात समझ में आई आपके? ये आर्गूमेंट जो आपकी किताब में दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन राइट दिस रेडियल पार्ट। अच्छा, इसने अभी शुरू में इसने बेसिकली रेडियल पार्ट इसमें सॉल्व किया है। एंगुलर पार्ट ये इसलिए अभी आपके सामने सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इसने पूरा चैप्टर 5 जो है वो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर इसने दिया हुआ है, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने एंगुलर मोमेंटम का जो पार्ट है वो आपने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। क्योंकि आपके चैप्टर 5 देखिए, इसमें उसने सारी एंगुलर मोमेंटम की जो फिजिक्स है वो उसने बिल्कुल बेसिक्स से जो शुरू किए और फिर वो आगे तक लेकर गया। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है। तो वो एंगुलर पार्ट के लिए इतना परेशान नहीं है। रेडियल पार्ट क्योंकि पहली दफ़ा इस किताब में इसने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कराया है, इसलिए वो उसको पूरी तरह सॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आई कैन राइट ये जो इसका रेडियल पार्ट है, इफ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द रेडियल पार्ट, आई कैन राइट इट लाइक माइनस एच कट स्क्वायर, ठीक है, आर एन एल, ठीक, टाइम्स पार्शल स्क्वायर बाय पार्शल आर स्क्वायर, आर एन एल, ठीक है, प्लस टू एम आर स्क्वायर टाइम्स वी माइनस ई is equals to minus L into L plus 1 times h square, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दिस इज ओनली द रेडियल पार्ट, क्योंकि ये पूरी चीज़ रेडियल पार्ट की इसके बराबर होगी ताकि वो एंगुलर पार्ट के साथ मिलके आपको ज़ीरो दे। ये बात समझ में आई है? कोई इस आर्गूमेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये आर्गूमेंट समझ में आ गया तो फिर हम आगे जो भी कुछ कर रहे हैं वो तो सिर्फ मैथमेटिक्स है। जो इसका आप समझ लीजिए जो ट्रिक है, इस पूरे जो मैंने कोशिश कर रहा था मैं आपको पूरा इसके जो स्टेप्स समझाने की कोशिश करूँ, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे कैलकुलेशन इसकी बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 2mr से डिवाइड करते हैं। डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 2mr स्क्वायर। तो माइनस एच कट स्क्वायर, यहाँ आर था, मैं लिखना भूल गया, एक आर ऊपर लिखा हुआ था। तो उससे क्या होगा कि एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2mr, ठीक है, और 1/RNL जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और पार्शल बाय पार्शल आर स्क्वायर RNL, ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ गायब हो जाएगी, तो प्लस v माइनस ई, ठीक। अच्छा, और ये माइनस एल इंटू एल प्लस वन टाइम्स एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mr स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हमने 2mr स्क्वायर से थ्रू आउट इसको जो है वो हमने डिवाइड किया है। ऑल राइट, अब हम क्या करें कि हम ये करें कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें r टाइम्स RNL से। मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय RNL, r टाइम्स RNL, ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। तो ये RNL से ये तो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से एक r चला गया, तो पार्शल स्क्वायर बाय पार्शल आर स्क्वायर RNL, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करें, और ये जो है RNL यहाँ पर भी आएगा,
ठीक है, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और हम ये करें कि v, ये इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, l इंटू एल प्लस वन टाइम्स एच कट स्क्वायर, ठीक है, ओवर 2mr स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स आर एन एल इज इक्वल्स टू ई टाइम्स आर एन एल, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली रेडियल इक्वेशन बन गई। और आप अगर गौर करें, ये ही इक्वेशन जो है वो इसने 6.55 लिखी हुई, दिस इज अवर इक्वेशन 6.55, ठीक है। सो हम 6.55 को इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो स्टेप्स हैं वो बहुत स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं कि हम इस तरह की जो रेडियल इक्वेशन है हम उसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई आपको क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। एनी एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, तो देखिए हमने ये इक्वेशन 6.55 हमने जो है वो ड्राइव कर ली, ठीक है। अब ज़रा आइए अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए देखिए आप ख्याल रखिए कि अब जिस लेवल के ऊपर हम थोड़ी बहुत फिजिक्स कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली चीज़ों को सॉल्व करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका एक काम ये करना पड़ता है कि हम अगर अपनी इक्वेशन को किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर उसकी सोल्यूशन हमें हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी इन प्रिंसिपल इतनी मैथमेटिक्स पढ़ लेनी चाहिए कि आपको एक दफ़ा वो फॉर्म बन जाए तो आपके सोल्यूशन पता हो। तो अब चूंकि हम जो है वो रेडियल इक्वेशन के साथ हम डील कर रहे हैं, यानी कि वो फिजिक्स जो कि सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हमें मालूम है कि अगर हम इसको जो रेडियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो ऐसी इक्वेशन की जो सोल्यूशन है वो स्फेरिकल बेज़ल इक्वेशंस कहलाती हैं, राइट। और और इस तरह की जो फंक्शंस हैं वो आपने स्पेशल फंक्शंस के अंदर पढ़े हैं और उनके सोल्यूशंस हमें हमें ऑलरेडी नोन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि 6.5 से हमने इसको कन्वर्ट किया है और इसको और थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में लिया है। ये भी मैं आपको जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये मतलब इस फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 6.56 तक आने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको एक नया फंक्शन अज्यूम करना है जिसको ये UNL कहता है। आपके जैकलिन ने इसको कैपिटल यू से लिया हुआ है, अगर आप ग्रिफिथ देखेंगे तो ये वो उसको स्मॉल यू से लिख रहा है, बट इट डजंट मैटर। यार ये कौन है कि जिसने अपना माइक बंद नहीं किया हुआ है? ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जो कि इस तरह के स्टेप्स अब आप लोगों को खुद करने चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में ये मैं चीज़ों को आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके आप प्लीज़ थोड़ी सी आपको खुद से ज़रा सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे ये चीज़ें इस तरीके से होंगी नहीं। ऑलराइट, तो ये जो इक्वेशन है, देखिए ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बारह मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी जो हमने 6.56 देखी, वहाँ पर आपने देखा कि ये जो लिखा हुआ है वो RNL करके लिखा हुआ है, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि आप इसको बजाय RNL करने के इसको आप एक सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लें जो कि UNL है, ठीक है, राइट। ओके, सो अब आप अगर अभी फ़िलहाल अगर हम एक लम्हे के लिए NL वगैरह को हम भूल जाएं और सिंपल R से काम चलाएं, सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक कि हम ये फॉर्म बना लें, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास जो ऑपरेटर है वो डी स्क्वायर पार्शल स्क्वायर बाय पार्शल आर स्क्वायर है। अब चूंकि ये हम जो कह रहे हैं कि फंक्शन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का है, यानी कि ये सिर्फ आर का ही फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम उसको बजाय पार्शल लिखने के हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी आर है ये, मैंने एन को लिख दिया, ठीक है।
अच्छा, अब मैं क्या हरकत कर सकता हूँ कि मैं इसको u बाय r कर दूँ, ठीक है। u इज इक्वल्स टू स्मॉल r टाइम्स कैपिटल R, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्स्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा चीज़ गौर करनी है वो ये कि देखिए ये ऑपरेटर जाके इन दोनों के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, r टाइम आर एन एल पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर जाके इस पर भी अप्लाई होगा और इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें इस पर गौर करना होगा। अच्छा, फर्स्ट करें कि अब अगर मैं इसका वो लेता हूँ, आई मीन डेरिवेटिव लेता हूँ आर के लिहाज से, तो डी आर ओवर आर ये बराबर हो गया माइनस यू बाय आर स्क्वायर और प्लस 1/r डी यू ओवर डी आर, ठीक है। अच्छा, अब और क्या है कि अब मुझे इसका जो है वो आई मीन सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है कहाँ गया, बल्कि हाँ ये चीज़ तो और भी ज़्यादा यहाँ पे आसान लिखी हुई है। मैं इसको बिला वजह थोड़ा सा मुश्किल बना रहा हूँ, और बल्कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये यहाँ पर आर एन एल लिखा हुआ है, वो मुझे असल में ग्रिफिथ की चीज़ें याद थी, क्योंकि पिछले साल शायद मैंने किसी ग्रिफिथ से पढ़ाया था, तो वहाँ पर आर स्क्वायर की समाव लेकर आ रहे थे, ठीक है। आई मीन जस्ट फॉरगेट इट। सिंपल चीज़ ये है कि आर आर एन एल यहाँ लिखा हुआ है, और आर एन एल यहाँ लिखा हुआ है, आर एन एल यहाँ लिखा हुआ है, और हमने इसको सिंपल रिप्लेस कर देना है। यू आर एन एल को जो है वो आर टाइम आर एन एल को यू एन एल से रिप्लेस कर देना, तो वो चीज़ यहाँ पर सीधी सीधी आ गई। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर एन एल लिखा हुआ था तो यू एन एल आ गया यहाँ पर। इसी तरह यहाँ आर एन एल था तो यहाँ यू एन एल आ गया। इसी तरह यहाँ पर आर एन एल लिखा हुआ था तो यहाँ पे यू एन एल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरी चीज़ आपके सामने ये जो हिस्सा लिखा हुआ है, ये बेसिकली हम इसको इफेक्टिव पोटेंशियल कहते हैं। आप लोगों ने जो क्लासिकल मैकेनिक्स पिछले साल पढ़ी होगी, आपको याद होगा जब हम 8th चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इस तरह की चीज़ पढ़ी थी कि ये पहला जो पोटेंशियल है वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, यानी कूलम पोटेंशियल है, ठीक है। और ये जो सेकंड है ये बेसिकली रिपल्सिव पोटेंशियल है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए से आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि वी इफेक्टिव हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ द attractive potential from the Coulomb potential, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल से आ रहा है। अगर आपको 8th चैप्टर याद हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप इसकी फिगर देखें तो वो सिंपल ये पोटेंशियल है, इफेक्टिव पोटेंशियल वर्सेस आर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 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 बिलो जीरो आपको ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है, ये बेसिकली वी आर की है, जो कि सिंपली माइनस ई बाय आर स्क्वायर को जो है वो जाहिर कर रही है, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाली जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला जो डॉटेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है, राइट। ये रिपल्सिव है, क्योंकि आपको पता है कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा जो है वो बिलो ज़ीरो होगा, और जो रिपल्सिव पार्ट है वो हमेशा प्लस साइन के साथ होते हैं, तो वो हमेशा जो है प्लस साइन के साथ होते हैं। तो आप देखेंगे प्लस साइन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये जो पहला पार्ट है एल इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जीरो है, यानी कि ये प्योरली कोलम्बिक पोटेंशियल है, इसमें कोई भी रिपल्सिव पार्ट नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे जीरो है। तो जैसे जैसे आप एंगुलर मोमेंटम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये लेस एंड लेस जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है, यानी कि ये प्लस होने की तरफ बढ़ रहा है, ये यानी कि ये पोटेंशियल जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है। तो ये इसकी वैल्यूज मोर एंड मोर जो है वो प्लस साइन की तरफ जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ती जा रही है, तो वो उसकी बाउंडेड मैस है वो कम होती जा रही है। जब बहुत ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगी तो वो दोनों सिस्टम जो है वो अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो पार्टिकल जो है वो अपने सेंट्रल पोटेंशियल को छोड़ के वो जो है निकल जाएगा। तो जो कि हमें यहाँ से पता चल ही रहा है कि आप देखें कि ये कूलम पोटेंशियल है, और ये जो है वो रिपल्सिव सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है। एल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी,
लेकिन ये ख्याल है कि वी आर चूँकि हमेशा नेगेटिव होता है, तो शुरू में ये चूँकि प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, अगर वी आर बढ़ा हुआ है तो ये इफेक्टिव पोटेंशियल जो है वो स्टिल नेगेटिव रहेगा और सिस्टम बाउंडेड रहेगा। लेकिन जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वाला पार्ट बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू, और फिर ये जो इसके नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, एक आई मीन फॉर द गिवन आर, उसके लिए कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर भी आर कांस्टेंट है, लेकिन एल बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम बढ़ती जाएगी और फिर जो उसकी नेगेटिव वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वी इफेक्टिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव होगा तो वो सिस्टम जो है बाउंडेड सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ उसने यहाँ पर आई मीन इस पूरी इक्वेशन के अंदर उसने बताने की जो है कोशिश की है। तो ये वाली जो 6.57 है, ये हमारे पास प्योर जब वो रेडियल इक्वेशन आ गई है, जिसमें कि वी इफेक्टिव जो है वो हमें बता रहा है कि दो पार्ट हैं, एक कोलम्बिक पार्ट है जो अट्रैक्टिव पार्ट होगा, और दूसरा जो सेंट्रीफ्यूगल पार्ट है जो कि रिपल्सिव है, ठीक है। तो नॉर्मली जो बाउंडेड सिस्टम होते हैं उसमें नेगेटिव पार्ट डोमिनेट कर रहा होता है, तो और रिपल्सिव पार्ट को वो सप्रेस, यानी कि जो हमारे पास ओवरऑल साइन आता है वो नेगेटिव आता है, और वो आता है इस वजह से कि हमारे पास अट्रैक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आप एंगुलर मोमेंटम बढ़ा देंगे तो फिर वो सिस्टम जो है उसकी इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अबव ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही वो अबव ज़ीरो होगी यानी पॉजिटिव होगी, तो सिस्टम बाउंडेड नहीं रहेगा, ठीक, फिर वो फिर अपने जो ऑर्बिट है वो छोड़ देगा। अच्छा, अब ज़रा सी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं कि देखिए, अब चूंकि इस पूरे सिस्टम में आर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये जो हमारे पास यू एन एल है, यानी कि आप अगर चाहें तो उसको रेडियल फंक्शन कह लें, वो वेरी करेगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी। उसका मतलब है कि ये फंक्शन इस तरह के होने चाहिए कि जो कि ज़ीरो से इन्फिनिटी के दरमियान जो है वो आई मीन डिफाइंड होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। अच्छा, अब होना ये चाहिए कि ये जो है वो आर इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर जो है वो ये आर एन एल जो है वो आई मीन फाइनाइट है। एक तो बात इम्पोर्टेंट ये है, आई मीन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर वो फर्ज करें आपको कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, जैसे कि वो यहाँ दिखा रहा है कि आर कि व्हेन आर टेंड्स टू ज़ीरो, I mean in the limit r tends to I mean r tends to zero, तो r टाइम्स आर एन एल जो कि यू एन एल के बराबर है, वो फिर इस तरह होना चाहिए कि यू एन एल की वैल्यू जो है वो समहाउ ज़ीरो होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये उस रेडियल वेव फंक्शन के वेल बिहेव फंक्शन होने के लिए जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी सूरत में क्या होगा कि अगर फर्ज करें हमारे पास इस तरह की इसकी सूरत हाल हो कि आर लेस देन ज़ीरो, उसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू के अंदर है, राइट। फिर वो जो है इस तरह का जो पोटेंशियल अभी हमने देखा था, वो फिर ये वाला पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। ये वाला पोटेंशियल होने के लिए तो जो जो हमें मालूम है वो ये है कि वी आर प्लस सेंट्रीफ्यूगल पार्ट होता है, ठीक है। तो जो रेडियल पार्ट है या रेडियल पार्ट की फिजिक्स करने के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो ये कि आर जो है वो ग्रेटर देन जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो और बकिया भी जो 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 फिजिक्स है वो उसके अंदर दोबारा जो है वो उसके अंदर जो है इसने लिख दी है, और इसने कुछ और चीज़ें आपको बता दी हैं इसने, जैसे फिगर ये 6.1 ही थी ना, ये तो हाँ 6.1 के लिहाज से। और क्या इसने कही है कि फॉर आइगन वैल्यू इक्वल 6.57 डिस्क्राइब बाउंड स्टेट। तो वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि 6.57 कौन सी इक्वेशन है, 57 ये वाली इक्वेशन, ये आपको बाउंडेड सिस्टम उस वक्त बताएगा कि जब इसका जो कूलम्बिक पार्ट है वो डोमिनेट कर रहा है। तो वो चीज़ उसने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वी इफेक्टिव डिक्रीज होती जाएगी एंड इट्स मिनिमम मूव फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जितना ओरिजिन से दूर होता जाएगा उसका मतलब है कि जो उसका सेंट्रीफ्यूगल पार्ट है वो डोमिनेट करता चला जा रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम जो है वो लेस बाउंडेड हो जाएगा, और फिर इवेंचुअली वो सिस्टम अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर उसने आगे जो चीज़ें बताई हुई हैं वो सिर्फ ये है कि देखिए आपको मालूम है कि स्पिन का पार्ट श्रोडिंगर इक्वेशन में हम जो है वो स्पिन के साथ डील नहीं कर सकते डायरेक्टली, राइट। तो उसके लिए हमें हमें करना ये पड़ता है कि हमें स्पिन का पार्ट अलहदा से, यानी कि जो उसका वेव फंक्शन है उसको उसको हमें अलहदा से लिखना पड़ता है। तो वो उसने यहाँ पे करके जो है वो लिख के दिखा दिया है, ताकि हमारा जो बातचीत जो हम इस पे कर रहे हैं वो बेसिकली मुकम्मल हो जाए। अच्छा, अब फर्ज करें कि अब यहाँ तक हमने ये जो है रेडियल फंक्शंस को तो हमने एक दफ़ा देख लिया। अब ज़रा ये क्या कर रहा है कि इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन जो है वो शुरू कर रहा है कि फर्ज करें कि हमारे पास एक एक पार्टिकल हो जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर मूव कर रहा है। नॉट ये कहिए, ये कहना तो गलत बात है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर मूव कर रहा है, बल्कि हम ये कहें कि वो ऐसी सिचुएशन में मूव कर रहा है कि जहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री है। तो वहाँ पर यानी कि सेंट्रल पोटेंशियल है फॉर एग्जांपल, राइट। और वहाँ पर जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वो सबसे अच्छे कोऑर्डिनेट हैं कि हम उसके जरिए हम उस पार्टिकल की फिजिक्स को जो है एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, अब इसने क्या यहाँ पे क्या किया, इसने कहा कि वो पार्टिकल फ्री है। तो फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर पोटेंशियल जीरो है। तो इसका मतलब है पार्टिकल फ्री है। अब हम फिलहाल ये भी नहीं कह सकते कि वो सेंट्रल पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल है ही नहीं। लेकिन बहरहाल सिचुएशन इस तरह की है कि हम उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन अभी हमने देखी है 6.55, कहाँ गई ये वाली, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो गया, ठीक है। जो जो हमारे पास आई मीन ये कहना चाहिए कि कूलम्बिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा तो मतलब ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है इफेक्टिव पोटेंशियल से तो है, लेकिन खुद पोटेंशियल से नहीं, क्योंकि वी आर जो है उसका ताल्लुक डायरेक्टली यानी कि उस फोर्स से है कि जो पार्ट जो सिस्टम के ऊपर लग रही है। हमें मालूम है कि फोर्सेस ड्राइव की जा सकती हैं अपने पोटेंशियल से, राइट। इफेक्टिव पोटेंशियल से ड्राइव नहीं हो रही हैं, ये इससे हो रही हैं, ठीक है। वी आर तो वी आर ज़ीरो है, लेकिन जो उसका सेंट्रीफ्यूगल पार्ट है वो ज़ीरो नहीं है, ये पहले दिखेगा, ठीक है। तो आप देखें इससे वी ऑफ आर ज़ीरो हुआ है, बाकी ये जो हमारे 6.55 है वो अपनी जगह पे वैसे तो वैसे ही है। अच्छा, अब आगे ये क्या कर रहा है, अब आगे ये सिंपल ये कर रहा है कि ये इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ये कोशिश कर रहा है। इसने क्या किया कि ये जो हमारे पास एच का स्क्वायर 2m लिखा हुआ था, ये इसने थ्रू आउट कुछ मल्टीप्लाई किया, यानी इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2m 2m ओवर एच का स्क्वायर से, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो इसका इसका ये जो कोएफिशिएंट है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 2m ओवर एच का स्क्वायर से, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ से 2m गायब हुआ, एच का स्क्वायर गायब हुआ, और लेकिन यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसने इस पूरी चीज़ को के स्क्वायर कह दिया। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया, -1/r डी स्क्वायर ओवर डी आर, दिस थिंग एल इंटू एल प्लस वन, यहाँ से एच कट स्क्वायर 2m कट गया है, ओवर आर स्क्वायर आर टाइम्स आर सॉरी आर के एल, और यहाँ पे आर के एल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने जा रहा है, ताकि आपके पास ये स्फेरिकल बेजल फंक्शंस आ जाएं या स्फेरिकल बेजल इक्वेशन आ जाए आपके पास। तो उसके लिए क्या कर रहा है कि ये एक और सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहा है, रॉ इज इक्वल टू के टाइम्स आर। अच्छा, यहाँ पे याद रहे कि ये के वही है जो कि यहाँ पर ले रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ के लिया है। इस के की डेफिनेशन जो है वो है कांस्टेंट, लेकिन ये इसके बराबर ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है होशियार होना पड़ेगा। आप ये आपको थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज के तौर पर दे रहा हूँ, या मुझे आप कल करके दिखाइए, कल जो कि हम कॉस्मोलॉजी करेंगे, अ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा करने की आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि ये ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, इसमें आप जिस सब्स्टिट्यूट करें कि रॉ इज इक्वल टू के टाइम्स आर, ऐसी कोई चीज़ करें
और उससे फिर ये इक्वेशन 6.4 आप जो है वो बना दें। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, चेंज ऑफ वेरिएबल है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करें और आप देखें कि आप 6.64 आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये आपका जो है वो का होमवर्क है, ठीक है। ये आप प्लीज़ मुझे आप कल आप मुझे दिखाएंगे। तो क्लास शुरू हो तो आपने जिसने जो काम किया है वो या तो मुझे ईमेल कर दे, या बल्कि ईमेल कर दे तो जो है वो ज़्यादा बेहतर है। Alright, so this equation is basically called as spherical Basel equation। और और इस इक्वेशन के हमें हमें सोल्यूशन मालूम है, सबसे अच्छी बात है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा इसलिए है कि वंस वी राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वी नो द सोल्यूशन। ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शंस कहलाते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमें इनकी सोल्यूशन पता है तो ये आर एल जो है, जो कि फंक्शन है रो का, वो उसके जनरल सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाता है के एल जे एल प्लस बी एल एन एल, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों हमारे पास फंक्शंस हैं, जे एल जो कि रो का फंक्शन है और एन एल जो कि रो का फंक्शन है, इनके पर्टिकुलर नाम है। आपको शायद पता हो कि ये जो जे एल हैं, these are called as spherical Basel function, और ये जो एन एल हैं, these are called as Neumann functions, ठीक है। और इनकी जो जर्नल फॉर्म है वो उसने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दी कि जो स्फेरिकल बेजल फंक्शंस हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, और जो नॉयमन फंक्शंस हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके भी लिखने के तरीके हैं। ये आर्बिट्ररी तौर पे नहीं लिखे जाते। अगर फर्ज करें हम इनको नियर ओरिजिन देख रहे हैं, यानी कि रॉ की वैल्यू लेस देन 1 है, तो फिर ये इस तरह से लिखे जाएंगे। और अगर हम इनको जो है ओरिजिन से दूर सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं, यानी कि रॉ की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 है, तो वो फिर जो है आई मीन इस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन हैं जो आपको मैथमेटिकल मेथड्स की जो है किताब में आपको मिल जाती हैं। इसमें कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स है, या आप कह लें कि मैथमेटिक्स है। अच्छा, अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लिहाज से इसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा काम कर रही है। तो देखिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने अभी बात शुरू की थी कि जो उसका नियर ज़ीरो जो जो हमारे पास सोल्यूशन हैं, वहाँ पर हमें फाइनाइट सोल्यूशन चाहिए, वहाँ पर हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब रॉ 1 से छोटा है तो ये वो सोल्यूशन हैं जो कि नियर ओरिजिन सोल्यूशन दे रहे हैं। अब रॉ अगर बहुत छोटा हो तो ये जे एल तो ये जो है वो वेल बिहेव्ड सोल्यूशन देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप रॉ को ज़ीरो भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर मसला खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ये चीज़ माइनस में है ना, कि ये रॉ की पावर माइनस एल माइनस 1 है। अगर आप यहाँ पर रॉ को अगर आप जीरो करते हैं तो ये 1 ओवर रॉ है ना, तो ये जो है वो हमें इन्फिनिटी दे सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास नॉर्मल सॉल्यूशंस हैं वो इस सिचुएशन में हमारे लिए अच्छे सॉल्यूशन साबित नहीं होंगे, बल्कि जो स्फेरिकल बेजल सॉल्यूशन है यानी जे एल वाले, वो हमारे लिए जो है वो अच्छे सॉल्यूशन हैं व्हेन रॉ इज लेस देन 1, मच लेस देन 1, यानी कि जब हम ओरिजिन के करीब हों। तो यही वजह है कि आप देखें कि ये वेव फंक्शन जब इसने टोटल लिखा है तो यहाँ पहले आपको याद है आर एन एल लिख रहे थे, तो आर एन एल के बजाय अब उसने इस पर जे एल जो है वो जे एल लिख दिया है, ठीक है। बाकी स्फेरिकल पार्ट उसका अभी भी वही है, तो आर एन एल की जगह पे उसने जे एल लिख दिया है, ठीक है। यानी कि जो स्फेरिकल बेजल फंक्शन है वो हमारे काम है। और 6.2 में इसने कुछ जो है वो उसने ड्रॉ भी कर दिए हैं। आप देखें जो जो यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन है जो एन के जरिए से लिखा हुआ है ये वाले, वो नियर जीरो जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, वो इस वाई के साथ कट नहीं कर रहे। ऑन दी अदर हैंड आप जे नॉट देखें, जे वन देखें, जे टू देखें, ये सब और जो है ओरिजिन के ऊपर फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इस वजह से हमारे पास जो नोन सॉल्यूशंस हैं, जो रेडियल सॉल्यूशन के, वो स्फेरिकल बेजल फंक्शन टाइम्स स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं।
ठीक है जनाब। अच्छा, अब एक और चीज़ है वो ये कि आपने इससे पहले जो क्वांटम मैकेनिक्स का देखा होगा, तो ये देखा होगा कि हम जो सोल्यूशन लिखते रहे हैं वो बुनियादी तौर पर प्लेन वेव्स से लिखे जाते थे, जैसे ई टू द पावर आई के डॉट आर के, ठीक है। और अब की दफ़ा हमने ये जो जो हमें देख रहे हैं वो ये कि वो हम स्फेरिकल पोलर आई मीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इस तरह लिख रहे हैं कि जे एल टाइम्स वाई एल एम, ठीक है। तो समहाउ हम मैथमेटिक्स में इन दोनों सॉल्यूशंस को जो है वो कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी कि ये ई टू द पावर आई के डॉट आर है, वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी कि जो प्लेन वेव्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल वेव्स लिखी जा सकती हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम अगर ये अज्यूम कर लें कि वो जो हमारे प्लेन वेव हैं वो फर्ज करें जेड डायरेक्शन में जा रही हैं और वहाँ उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m = 0 है, तो ये एग्जैक्टली हम इसको इस फॉर्म में हम जो है वो लिख सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि चूंकि एल स्क्वायर जो है उसके लिए ये जो ई टू द पावर आई के डॉट आर है इज नॉट अ गुड क्वांटम नंबर, इज नॉट ए गुड आइगन फंक्शन। और ऑन द अदर हैंड जो पी स्क्वायर है यानी कि जो यहाँ पर मोमेंटम है उसके लिए ये जो हमने अभी लिखा है जे एल वाई एल एम लिखा है, राइट। खासतौर पे ये जो वाई एल एम है, इट इज़ नॉट ए गुड क्वांटम, is not a good I mean आइगन फंक्शन। तो इसकी वजह से ये है कि जब हम इसको यानी कि हम अपने एक सोल्यूशन को अगर प्लेन वेव की सूरत में लिखेंगे तो हमारी एंगुलर मोमेंटम की जो इंफॉर्मेशन है वो पोअरली डिफाइंड हो जाएगी। और जब हम उसको एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास उन वेव्स की जो जो लीनियर मोमेंटम है वो पोअरली डिफाइंड वो उसकी इंफॉर्मेशन पोअरली डिफाइन हो जाएगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। अगर हम एंगुलर मोमेंटम में इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम इस तरह लिखें, और अगर हम लीनियर मोमेंटम में इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम बेसिकली इस तरह लिखें, यानी ई टू द पावर आई के डॉट आर की फॉर्म में लिखेंगे। तब हम हाँ हमारे सामने हमारे पास सिस्टम की लीनियर मोमेंटम सही तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए मेरा ख्याल है कि हमें ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी एक दफ़ा देख लेनी चाहिए। लेकिन ये सच हमारे पास हमारा हिस्सा है कि हमारे पास टाइम कितना है, तो टाइम हमारे पास 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा है, लेकिन हमारी 3 क्लासेस होनी चाहिए ना, क्योंकि आपके जो कम से कम यह 70 मिनट की एक क्लास है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम भी हमें डिफाइन करनी चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए एक नज़र। बाकी इसकी तफसीलात तो आप फिल्म कीजिएगा, लेकिन हम डिस्कस तो करें। बहरहाल अब तक जो हमने किया है इसके हवाले से आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कीजिए, जो हमने अब तक डिस्कस किया है। सर आपने जो होमवर्क दिया है वो थोड़ा समझाइए, उसमें क्या करना होता है? क्या करना है? जी सर, वो थोड़ा समझाइएगा। बहुत सिंपल है, उसमें समझाने वाली क्या बात है। चलो देखो, सिर्फ मैंने ये कहा है, ये 6.63 तो देख रहे हैं ना आप? क्यों? यस सर। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आपको करना ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन करनी है कि रॉ इज इक्वल टू के टाइम्स आर, के वही है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल करना है आपको। ये 6.63 है, इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल करें और चेंज ऑफ वेरिएबल करके 6.64 ले आइए, ये करना है। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। सिर्फ मैथमेटिक्स करनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।